हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 8th, हाउ आर यू? क्लास 8, हाउ आर यू बच्चों? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर इन पेज नंबर 72। ठीक है, पेज नंबर 72 पे से आज हमने स्टार्ट करना है। यस्टरडे वी एंड अप एट अ यंग कंट्री। ये हमने पढ़ लिया था कि पाकिस्तान एज अ यंग कंट्री जो है उसको कायदे आजम ने क्या उसके लिए सोचा। व्हाट डिड कायदे आजम थिंक अबाउट दी फेट ऑफ यंग कंट्री। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था कि यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन जो था दैट वर दी key points, that were the success point, that were the main points, that were the main success points behind the creation of Pakistan, which Quaid-e-Azam thought that Muslims had to adopt these principles: unity, faith and discipline. Now today we are going to start from serious problems facing Pakistan. ठीक है, पेज नंबर 77 एंड सीरियस प्रॉब्लम्स फेसिंग पाकिस्तान। तो वो प्रॉब्लम्स विच कायदे आजम फोरसॉ, जो कायदे आजम ने सोचे थे कि द यंग कंट्री माइट had to face a set of problems, set of issues which a newly created country might have been faced. उनमें सबसे पहला प्रॉब्लम जो था वो बाउंड्री प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम था जिसमें हमारी बाउंड्रीज जो थी दे हैड टू डिटरमिन, और वो जो बाउंड्री इशू था बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, वो हमारा बहुत बड़ा उस वक्त प्रॉब्लम था। तो जो ग्रेट डिस्टेंस था बिटवीन द टू कंट्रीज हाफ, द ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान मेड इट डिफिकल्ट टू गवर्न एज वन कंट्री। और पाकिस्तान के लिए a set of problems arose due to the distance between the West Pakistan and East Pakistan. तो जो two halves थे of Pakistan, West Pakistan and East Pakistan, they were not combined, they were not united, they were not came to us as a one piece of land, but they were divided into टू हाफ्स। एक था ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान कौन सा है? जिसमें वी आर लिविंग टुडे, जिसमें हम आज रह रहे हैं, दैट वाज सपोज्ड टू बी कॉल्ड ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान। और ईस्ट पाकिस्तान जो था दैट वाज द सेकंड विंग ऑफ पाकिस्तान एंड दैट इज नाउ द बांग्लादेश। उस वक्त वो पाकिस्तान का पार्ट था, इट वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन आज वो एक आजाद मुल्क बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो बहुत बड़ा इशू उस वक्त अबाउट द गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान वो क्या था कि कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू टू मेन हाफ्स। वो दो हिस्सों में डिवाइडेड थी कंट्री। एक हिस्सा जो था वो ईस्ट पाकिस्तान था और एक हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, और इट वाज डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू रन द कंट्री लाइक दिस। Teacher, why Pakistan gave its half to Bangladesh? बेटा वो पाकिस्तान ने इसलिए नहीं दिया था कि मतलब खुद से नहीं दिया था। बांग्लादेश जो था दे फॉट फॉर इट, और इंडियंस जो थे उन्होंने बांग्लादेशियंस जो थे, जो बांग्लादेशी लोग थे, उनका साथ दिया था। और दे वांटेड कि पाकिस्तान जो है वो अलग हो जाए, पाकिस्तान जो है उसको एक ब्लो मिले, उसको एक
तकलीफ मिले और ये ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो जाए। और पाकिस्तान, ये इंडिया की कॉन्स्पायरेसी थी, साजिश थी। और हिंदूज जो बांग्लादेशी थे, जो ईस्ट पाकिस्तान थी, असल में वो चाहते थे कि हमारी भी मुल्क के अफेयर्स में रिप्रेजेंटेशन हो। तो गवर्नमेंट जो थी वो हमेशा वेस्ट पाकिस्तान से होती थी, ठीक है। तो जब बांग्लादेशी जो थे वो ये देखते थे कि गवर्नमेंट भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान, वो वेस्ट पाकिस्तान से बनी है, और हमारा लीडर जो आता है, प्राइम मिनिस्टर जो आता है, वो भी होता है, बिलोंग करता है टू वेस्ट पाकिस्तान। और हमारी जो मुल्क की सरकारी जबान है वो भी उर्दू है। तो बांग्लादेशियों को हम वो जो ये वेस्ट पाकिस्तान है वो इम्पोर्टेंस नहीं देता। जबकि हमारी इकोनॉमी जो थी पाकिस्तान की, उसमें जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में जूट जो था, पटसन जो थी, वो बहुत ज़्यादा उगती थी। और उस पटसन को हम एज एन एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा उससे हम अर्न करते थे, फॉरेन एक्सचेंज। तो बंगालीज जो थे, देवर ऑफ द व्यू कि हमारी कंट्रीब्यूशन जो है टुवर्ड्स दी पाकिस्तान, टुवर्ड्स दी स्ट्रेंथनिंग ऑफ पाकिस्तान, वो बहुत ज़्यादा है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमें कोई भी अप्रिसिएशन नहीं मिलती। इवन हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी वेस्ट पाकिस्तान से होता है, और सारे डिसीजंस जो होते हैं ऑफ रिगार्डिंग दी फेट ऑफ आ कंट्री, वो वेस्ट पाकिस्तान लेती है हमारे लिए। तो इस बात को एक्सप्लॉइट करके जो वहाँ के लोग थे, जो बंगालीज थे, जो लोग ईस्ट पाकिस्तान को बिलोंग करते थे, उनके दिल में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी जो इफेक्ट था वो बैठ गया था। और इसी बात को इंडियंस जो थे उन्होंने कैश किया। इंडियंस ने उनमें ये बात और ज्यादा इनकलकेट की, और ज्यादा पैदा की कि जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं वो आपको इंफीरियर समझते हैं, कमतर समझते हैं, आपको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपका प्राइम मिनिस्टर भी इवन वेस्ट पाकिस्तान से है। और एक और बड़ी बात जो उस वक्त जिसने रोल जो था वो प्ले किया और हालात को मजीद बिगाड़ा, वो ये था कि जो हिंदू टीचर्स वगैरह थे उस वक्त के, वो बंगाली बच्चों के दिमाग में डालते थे कि किस तरह उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो ये सब चीजें जो थी, दे हैड कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की डिवीजन में, वो नेचुरली ये था कि दोनों जो पार्ट्स थे वो जुड़े हुए नहीं थे, वो एज अ वन पीस ऑफ लैंड हमारे पास नहीं थे। तो दरमियान में बहुत बड़ा एक जो पोर्शन था वो इंडियन टेरिटरी का था। तो उस वजह से हमारा जो वेस्ट पाकिस्तान था, उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट था टू गवर्न द ईस्ट पाकिस्तान। ठीक हो गया बेटा? तो सीरियस प्रॉब्लम्स समझ आ गई आपको? ठीक है। तो सीरियस प्रॉब्लम्स जो थी वाज द लैक ऑफ कॉमन लैंग्वेज। और एक और बहुत ज्यादा जो सीरियस इशू था, सीरियस प्रॉब्लम था एट दैट टाइम, वो ये था कि हमारे पास जो डिफरेंट लैंग्वेज थी, हमारे पास सेट ऑफ लैंग्वेजेस जो थी वो डिफरेंट थी। बंगाली जो थे वो बंगाली बोलते थे, और वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे जो थे वो उर्दू बोलते थे। तो ये जो लैक ऑफ कॉमन लैंग्वेज थी, एक लैंग्वेज का ना होना जो था, दैट क्रिएटेड अ लॉट्स ऑफ इश्यूज। और उर्दू बीइंग द मेन लैंग्वेज ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, और बंगाली जो थी वो ईस्ट पाकिस्तान की लैंग्वेज थी। जिन्ना हाउएवर स्टेटेड दैट उर्दू शुड बी द स्टेट लैंग्वेज। और एट दैट टाइम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने इस बात को बताया, उस बात को ही स्टेटेड कि उर्दू जो है वो हमारी स्टेट
लैंग्वेज होगी तो इससे और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा जो हेट्रेड फीलिंग्स जो थी वो हिंदूज में जो बंगाली थे उनमें इनकलकेट होना शुरू हो गए। बच्चों मैंने आपसे आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि ओनली 2 कॉपीज फॉर चेकिंग जो थी वो मेरे पास आई थी आपकी क्लास से, 1 फ्रॉम द बॉयज एंड 1 फ्रॉम द गर्ल्स। तो जो गर्ल्स में जिसने अपनी कॉपी मुझे दी थी उसकी कॉपी मैंने चेक कर दी है और इट वाज अ गुड अटेम्प्ट। व्हाट्स योर नेम टीचर बेटा? मैंने आपको दी है कॉपी, फातिमा। फातिमा? नहीं, फातिमा यस की कॉपी नहीं थी, वो किसी और की टीचर, कॉपी मैंने थी। 8 कॉपी सबमिट करवाई थी, सारी मैंने अपनी कॉपी सबमिट करवाई थी। अच्छा, मेरे पास किसी और बच्ची की आई थी। आई डोंट टीचर नेम आई बता दें उसका। बेटा मुझे नाम भूल गए, उमैमा मुझे तो नहीं? नाम जी उमैमा। नहीं, उमायमा नहीं थी, उमायमा नहीं टीचर थी। आपको मेरे नोट्स नहीं मिले एसएसटी के? नहीं बेटा, मुझे जो 2 कॉपीज मिली थी वो मैंने चेक कर दी हैं, बाकी इंशाल्लाह जब मेरे पास आएंगी तो मैं चेक कर दूंगी। टीचर मैंने तो उसी दिन ओके। सबमिट करवाई थी जिस दिन कहा था मिल उन्होंने। जाए, मिल जाए। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम अलीना फहद है अलीना? जी। पता नहीं बेटा, एक कॉपी मिली थी जिसने दोनों चैप्टर्स किए हुए थे और इट वाज अ गुड अटेम्प्ट। उसने काफी काम जो था वो खुद से भी किया हुआ था, मेरे नोट्स के अलावा उसने कहीं और से भी हेल्प ली हुई थी, मे बी फ्रॉम द मदर, मे बी फ्रॉम द फादर, मे बी फ्रॉम सम अदर पर्सन, और इट वाज अ गुड अटेम्प्ट। ठीक है, बाकी भी जब मिलेंगी इंशाल्लाह मैं करके दे दूंगी, आप लोग घबराओ नहीं। ठीक है, विद इन अ डे इंशाल्लाह मैं चेक कर। ठीक हो गया बेटा। अब हमने पढ़ लिया है कि कौन कौन से सीरियस प्रॉब्लम्स जो थे वो पाकिस्तान को फेस करने पड़े। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो हमारा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की सेपरेटेड टेरिटरी का था, जिसमें दरमियान में बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो इंडियन टेरिटरी का था। उसके बाद मुल्क में कम्युनल, अच्छा ये अब आप फिगर 6.21 देखें तो इसमें वो बता रहा है कि ये जो कलर्ड पोर्शन हैं ये मेजॉरिटी जो थी पाकिस्तान के मॉडर्न डे पाकिस्तान जो है उसके लार्ज एरियाज को वो बता रहा है कि ये उसके लार्ज एरियाज हैं। फिर हमारे मुल्क में कम्युनल वायलेंस जो था वो शुरू हो गया और रेफ्यूजी प्रॉब्लम जो थी वो भी खड़ी हुई। रेफ्यूजीज प्रॉब्लम क्या थी कि वो लोग जो अपना मुल्क छोड़कर, इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आए थे, क्योंकि वो मुसलमानों के लिए जो था वो क्रिएट किया गया था आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वो लोग जो अपना सब कुछ घर बार होमलेसनेस की कंडीशन में दे ज्वाइंट पाकिस्तान, तो उनके पास रहने का, खाने पीने का बहुत ज्यादा इशू था, तो वो रेफ्यूजीज कंसिडर होते थे। वो लोग जो थे वो रेफ्यूजीज थे, हमारे मुल्क में पनाह गुज़ीर थे। और हमारे मुल्क में उस वक्त जो कम्युनल वायलेंस था वो भी शुरू हो गया था। अब ये फैक्ट बॉक्स है कि जिन्ना जो थे उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं प्रोटेक्टर जनरल हूँ। गवर्नर जनरल के साथ उन्होंने उसको तशबीह दी और उन्होंने कहा कि मैं मुल्क का प्रोटेक्टर जनरल हूँ, मुल्क को प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। किन किन लोगों को? ऑफ पाकिस्तान रिलीजियस माइनॉरिटीज। वो माइनॉरिटीज कौन होते हैं? माइनॉरिटीज वो लोग होते हैं जो मुल्क में, आपके मुल्क में कम तादाद में होते हैं। वो लोग, वो कम्युनिटी, वो रिलीजियस सेक्टर जो के मुल्क में कम तादाद में होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में क्रिश्चियंस हैं, जिस तरह पाकिस्तान में बुद्धिस्ट्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान में हिंदूज हैं, वो सब जो हैं पाकिस्तान में वो एज अ माइनॉरिटी दे आर लिविंग एज अ माइनॉरिटी। और पाकिस्तान जो है, मुसलमान जो है पाकिस्तान में वो मेजॉरिटी की तरह रह रहे हैं। वो उनका एक लार्ज पोर्शन जो है वो सोसाइटी का उसे वो फॉर्म अप करते हैं। तो कायदे आजम वॉज ऑफ द व्यू कि मैं जो हमारे मुल्क की माइनॉरिटीज हैं, हमारे मुल्क
का वो सेक्टर जो कि कम तादाद में हमारे पास रहते हैं, मैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाला हूँ, मैं उनका प्रोटेक्टर जनरल हूँ। मैं जनरली आम तौर पे सबको देखूंगा, मैं सिर्फ अपने मुसलमानों ही का जो है वो केयर टेकर नहीं हूँ। और he addressed a very big open air meeting, very massive open air meeting in Lahore, और उसमें he urging Muslims to keep law and order and reminding them that Islam instructed them to care for others, और he इंस्ट्रक्टेड अदर मुस्लिम्स, उन्होंने दूसरे मुसलमानों को भी इस जरूरत को बताया कि किस तरह दे हैव टू कीप लॉ, दे हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, किस तरह उन्होंने अमन अमान जो है मुल्क में उसको रखना है, और उन्होंने किस तरह इस्लाम क्या कहता है अबाउट दी अदर सेक्शंस ऑफ दी कम्युनिटी जो कि मुसलमान नहीं है, उनके बारे में इस्लाम क्या कहता है। ये इस्लाम जो है वो ये कहता है कि इंस्ट्रक्ट करता है मुसलमानों को कि वो दूसरों का भी ख्याल रखें, सिर्फ अपना ही ख्याल ना रखें, बल्कि दे शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ दी अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज व्हाटएवर देयर रिलीजन, कि उनका जो भी मजहब है, उनका जो भी रिलीजन है, व्हाटएवर रिलीजन दे हैव, वो दूसरों का भी जो है वो दूसरे उनका ख्याल रखें। ये मत देखें कि हमने सिर्फ मुसलमानों ही की टेक केयर करनी है, बल्कि उनको जो भी उनके मुल्क में जो भी उनके पास और कम्युनिटीज के लोग रह रहे हैं उनका भी उन्हें ख्याल। ठीक हो गया। नाउ कम्युनल वायलेंसेस, जो फिरका वराना फसादात थे, वायलेंस था, तशद्दुद था, वो क्या था। As early as April 1947, people of different religion began to fight and kill each other in communal violence. और वर्स्ट सिचुएशन जो थी वो पंजाब में थी। 1947 के शुरू में अप्रैल में डिफरेंट लोग जो थे, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग जो थे, दे स्टार्टेड फाइटिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स, वो आपस में ही लड़ने लगे और उन लोगों ने एक दूसरे को मार दिया और कम्युनल वायलेंसेस जो थे वो शुरू हो गए। फिरका वराना जो थे, फिरका क्या होता है, मैं शिया हूँ, वो सुन्नी है, वो हिंदू है, वो पारसी है, वो क्रिश्चियन है, तो आपस में इस बेस के ऊपर लड़ना शुरू हो गए और एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया उन्होंने। और जो वर्स्ट सिचुएशन थी, जो सबसे बुरी हालत थी, वो कहाँ हुई, वो इट टुक प्लेस इन द पंजाब। पंजाब की सबसे बड़ी बुरी हालत हुई और पंजाब कॉज्ड अप टू 1 million deaths and as many as 20 million होमलेस। और पंजाब में जो थी पार्टीशन की जो थी, उसने पार्टीशन के टाइम तक 1 मिलियन लोग जो थे वो मारे गए और बहुत सारे लोग, कम से कम 20 मिलियन जो लोग थे, कम से कम 20 मिलियन लोग जो थे वो बेघर हो गए, उनके घर जो थे वो छिन गए, दे बिकेम होमलेस, वो बेघर हो गए। ठीक है बेटा, नाउ टर्न योर पेज, आई एम गोइंग टू टर्न माय पेज। ठीक हो गया बेटा। तो 20 मिलियन लोग जो थे वो, ठीक हो गया बेटा, 20 मिलियन लोग जो थे वो होमलेस थे उस वक्त। दे लॉस्ट देयर होम्स और देयर वाज सीन्स ऑफ हॉरर एंड वाइड स्प्रेड
क्रूएलिटी ऑन ऑल साइड्स। और उस वक्त सब कॉन्टिनेंट जो था, यूनाइटेड इंडिया जो था, वो प्रेजेंट कर रहा था, इट प्रेजेंटेड अ पिक्चर हॉरर ऑफ हॉरर, खौफ की पिक्चर जो थी, सीन जो थी, वो प्रेजेंट कर रहा था यूनाइटेड इंडिया। और बहुत ज्यादा क्रूएलिटी जो थी वो हर तरफ फैली हुई थी, जुल्म जो था वो हर तरफ फैला हुआ था। और मैस जो आपकी उस वक़्त माइग्रेशंस थी वो बहुत बड़े स्केल पर हो रही थी। बहुत बड़े जो नंबर ऑफ पीपल जो थे, हिंदूज, मुस्लिम्स और सिख्स, सिर्फ हिंदू ही मूव नहीं कर रहे थे, बल्कि हिंदू, मुस्लिम और सिख्स सब मूव कर रहे थे। जो मुसलमान थे वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आ रहे थे अपने न्यूली बॉर्न सिटी में, न्यूली क्रिएटेड स्टेट में, पाकिस्तान में। और जो हिंदूज और मुस्लिम्स थे वो जो पाकिस्तान में रह रहे थे, जो प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया था, वो लोग इंडिया जा रहे थे पाकिस्तान छोड़ के, मुसलमानों का मुल्क छोड़ के अपने मुल्क जा रहे थे। तो बहुत बड़ी स्केल पे मैस माइग्रेशंस जो थी वो उस वक्त हो रही थी। अर्ली 47 में बहुत लोग मुल्क छोड़ के जा रहे थे। और लोग जो थे देवर ट्रेवलिंग बाय प्लेन, कार, ट्रेन, बुलॉक कार्ट और जस्ट ऑन फुट। और इतनी बड़ी माइग्रेशन थी कि देयर वाज नॉट ओनली वन सोर्स ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, बट द पीपल जो थे दे वर ट्रेवलिंग बाय प्लेन, जहाज़ों से, कार्स, ट्रेन्स, इवन बैलगाड़ियों के ऊपर। और कुछ लोग तो पैदल ऑन फुट जो थे वो ट्रेवल कर रहे थे। जो जिस तरह जिससे बन पा रहा था उस तरह वो ट्रेवल कर रहा था टू रीच सेफ्टी, ताकि वो किसी सेफ अपनी डेस्टिनेशन जो है उसके ऊपर पहुंच जाए और सेफ्टी जो है उसके साथ अपना सफर जो है वो इख्तिताम पजीर करे। These movements of people are thought to have been the largest in history। और आज आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया बनने के बाद, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो हिंदुओं और मुसलमानों की माइग्रेशन थी टुवर्ड्स देयर ओन न्यूली क्रिएटेड स्टेट्स, ये तारीख की, हिस्ट्री की बहुत बड़ी, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी माइग्रेशन जो है वो कंसिडर होती है कि एक बहुत बड़े नंबर ऑफ पीपल जो थे उन्होंने एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रेवल किया था फॉर द सेफ्टी। ठीक है, ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट जो थी वो माइग्रेशन थी। और इन ऑल अबाउट 5.5 मिलियन मुस्लिम्स क्रॉस्ड द बॉर्डर इनटू वेस्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग द 4-month पार्टीशन पीरियड। और 4 months जो पार्टीशन का पीरियड था, ठीक है, जो तकरीबन अप्रैल के एंड में स्टार्ट हुआ था, उस 4 महीनों की पार्टीशन पीरियड में अराउंड 5.5 मिलियन मुसलमान जो थे दे हैड क्रॉस्ड द बॉर्डर एंड दे केम टू पाकिस्तान। ठीक हो गया। तो जो about 3.5 million Hindus and Sikhs crossed the other way to India। और मुसलमान जो थे they crossed borders, the 5.5 million Muslims जो थे they came to Pakistan in their own newly created country। और at the same time 3.5 million Hindus and Sikhs जो थे they went to India, they crossed border and they went to इंडिया। ठीक हो गया। अब ये आपको नीचे 6.23 फिगर जो है इसको आप देखो, और ये आपको बताएगा कि रेफ्यूजीज क्राउडेड ऑन टू ट्रेन्स। और ट्रेन्स में सिर्फ अंदर सीट्स पर लोग नहीं बैठे हुए, बल्कि जो रूफ ऑफ द ट्रेन है वो भी लोगों से भरी हुई है। एंड स्टिल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है दे आर वेटिंग, स्टिल वेटिंग फॉर देयर टर्न टू load themselves into the trains and went to a safer place in Pakistan। ठीक हो गया बेटा। तो in Pakistan the large number of people arriving daily created shortage of accommodation or food। ठीक है, और जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो थे
जो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो थे वो पाकिस्तान आ रहे थे इंडिया से अपना मुल्क छोड़ के एक नए पोर्शन ऑफ लैंड जो कि उन्हें मिला था, उनके लिए क्रिएट हुआ था, उसमें आ रहे थे। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़े? सबसे पहला प्रॉब्लम तो उन्हें ये फेस करना पड़ा कि देयर वर शॉर्टेज ऑफ एकोमोडेशन। उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, एकोमोडेशन जो थी वो कम थी और खाने को कुछ नहीं था। खाना जो था वो बहुत कम था। आपके घर अगर जस्ट फॉर एग्जांपल एक गेस्ट रूम है, उस एक गेस्ट रूम में 2 बेड पड़े हुए हैं और आपके घर मेहमान जो हैं वो 10 आ जाते हैं, तो उस एक कमरे में आप 10 लोगों को कैसे एकोमोडेट करोगे, कैसे रखोगे, जबकि आपके पास सिर्फ 2 बेड्स हैं? ठीक है, तो उसी तरह पाकिस्तान में कोई घर तो बने हुए नहीं थे, कोई खाने को तो नहीं लेके बैठा हुआ था, लेकिन लोग जो थे ज्यादा तादाद में आ गए और उनके ज्यादा नंबर ऑफ पीपल जो थे, उसकी वजह से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा गवर्नमेंट को वो ये था कि उनको एकोमोडेशन कैसे प्रोवाइड करनी है, उनको रखना कहाँ है और उनको जो खाना है वो किस तरह प्रोवाइड करना है। ठीक हो गया बच्चा? उसके बाद है ये तो एक बहुत बड़ा इशू था। इसके बाद एक और बड़ा इशू जो था वो ये था कि जो सैनिटेशन प्रॉब्लम थी, इनएडिक्वेट सैनिटेशन जो थी, कॉस्ट डिजीजेस टू ब्रेक आउट। जो सफाई का नामुनासिब इनअप्रोप्रिएट जो सिचुएशन थी, जो नाकाफी सफाई थी की सिचुएशन थी, उसने एक और प्रॉब्लम जो था वो कॉज किया और बहुत सारी डिसीजेस जो थी, बीमारियां जो थी वो ब्रेकआउट कर गई, वो सब कॉन्टिनेंट में वो फूट पड़ी और लोग जो थे वो बहुत बड़ी तादाद में बीमार होना शुरू हो गए। इन अगस्त 47 जिन्ना डिक्लेयर्स अ ग्रेव इमरजेंसी, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने 1947 में, अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान की क्रिएशन हो गई, तो उसके बाद मुल्क में सीरियस इमरजेंसी जो थी वो डिक्लेयर कर दी और उन्होंने लोगों को कहा कि इस वक्त हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है और मुल्क जो है वो एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड को सफ़र कर रहा है और मुल्क में एक जो थी वो सीरियस इमरजेंसी जो थी वो नाफिज कर दी और मैसिव कैंप्स वर बिल्ट इन वेस्ट पंजाब फॉर रेफ्यूजीज। बहुत बड़े बड़े मैसिव कैंप्स जो थे वो पंजाब में रेफ्यूजीज के लिए, वो लोग पनाह गुज़ीर जो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आ रहे थे, उनके लिए बड़े बड़े कैंप्स लगाए गए और रिलीफ फंड जो था वो सेटअप किया गया। एक फंड बनाया गया जिसमें लोग जो थे वो पैसा दे रहे थे और ब्रिटिश और अमेरिकन जो एड एजेंसीज थी वो भी सप्लाईज जो थी, हेल्प जो थी उसके लिए एड जो थी वो भेज रहे थे और साथ में वो हेल्पर्स भी भेज रहे थे ताकि मुल्क की जो ये सिचुएशन है इसको सब कॉन्टिनेंट की सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल किया जा सके। फिर फैक्ट बॉक्स है, उसमें बताते हैं कि hundreds of thousands of refugees were given agricultural land in Sindh and loans to help them begin farming। और जिस वक्त पाकिस्तान में रेफ्यूजीज आए, बहुत ज़्यादा hundreds and thousands of refugees जो थे, when they poured into the subcontinent, into the newly created country, तो बहुत सारे refugees को, बहुत सारे लोगों को जो था वो एग्रीकल्चरल लैंड्स दी गई, वो ज़मीनें दी गई जिनके ऊपर वो क्रॉप्स लगा सकते थे, कल्टीवेट कर सकते थे उनको। वो ज़रई ज़मीनें थी, एग्रीकल्चरल लैंड्स थी सिंध में और उनको साथ लोन्स भी प्रोवाइड किए गए ताकि वो इन लोन्स की हेल्प के साथ अपनी फार्मिंग को दे कैन स्टार्ट और फ्रॉम द फार्मिंग दे कैन अर्न देयर
लाइवलीहुड्स। ठीक हो गया। उसके बाद है जी प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स कौन सी थी? प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थी जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती थी, बल्कि वो उनके जो राजाज और महाराजास थे वो उन स्टेट्स को गवर्न करते थे। तो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन सब कॉन्टिनेंट जो था इट हैड 562 प्रिंसली स्टेट। उस वक्त 562 प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो सब कॉन्टिनेंट के में थी, और these states had a choice when at the time of the creation of Pakistan these princely states had a choice कि they can either staying independent or joining India और पाकिस्तान। उनको ये ऑप्शन दी गई कि इधर या तो वो जिस तरह इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, जिस तरह इंडिपेंडेंटली गवर्न कर रहे हैं अपनी स्टेट्स को, या तो वो उसी तरह गवर्न करते रहे उन स्टेट्स को, और या फिर अगर वो चाहें, उनकी मर्जी है, दे हैव देयर चॉइस कि या वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले या वो इंडिया को ज्वाइन कर। ठीक है, तो उनको ये चॉइस दी गई। और सम स्टेट्स वर टू कॉज प्रॉब्लम्स, लेकिन उन तमाम 562 जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनमें से देयर वर फ्यू स्टेट्स जो those who created problems, there were few states who created problem, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। उनमें सबसे बड़ी स्टेट जो थी वो हैदराबाद दक्कन की स्टेट थी। ये लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी इन द सब कॉन्टिनेंट, और इसकी पॉपुलेशन जो थी उसका 85% जो थे वो उसमें हिंदूज थे। ऑल्दो हैदराबाद दक्कन वाज कंप्लीटली सराउंडेड बाय इंडियन टेरिटरी, वो कंप्लीटली इंडियन टेरिटरी में घिरी हुई थी, उसके आसपास जो था वो इंडिया की टेरिटरी थी हर तरफ। लेकिन इस स्टेट का, हैदराबाद दक्कन का जो नाजिम था, जो उसको गवर्न कर रहा था, वो एक वेल्दी मुस्लिम था, वो एक पैसे वाला मुसलमान था, whose rule remained as a reminder of मुस्लिम ग्लोरी। और उसका उस स्टेट को गवर्न करना जो था वो किस चीज की तरफ इशारा करता था? वो मुसलमानों का जो ग्लोरियस पीरियड था, मुसलमानों का जो शानदार मुगल पीरियड था, जिसमें मुसलमानों ने 100 साल तक हुकूमत की थी, रूल किया था सब कॉन्टिनेंट को, उसकी याद दिलाता था। और ही ट्राइड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। और ये जो नाजिम था मुस्लिम, वो चाहता था, ही वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, कि मैं आजाद रहूं, मैं इंडिपेंडेंट रहूं। और इन सितंबर 48 इंडियन ट्रूप्स इन्वेडेड हैदराबाद दक्कन एंड इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। मगर सितंबर 1948 में जो इंडियन ट्रूप्स थे वो इन्वेड कर गए, वो घुस आए इनटू हैदराबाद दक्कन, और उन्होंने इसको, इस प्रिंसली स्टेट को बाय फोर्स जो था वो इंडिया का हिस्सा बना दिया। तो इंडिया को ये स्टेट जो थी वो इस तरीके से। लेकिन टीचर हैदराबाद तो आज पाकिस्तान का पार्ट है। हाँ बेटा, तो जो हैदराबाद सिंध के पास जो है वो हमारे पास है, लेकिन एक ही जमीन के हिस्से हुए थे। तो नाम बहुत सारी जगह जो है वो पाकिस्तान में भी है, पंजाब पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, और इंडिया में और पाकिस्तान में बहुत सारे जो लैंड्स जो हैं, बहुत सारी जमीनें जो हैं वो कंबाइंड हैं, उनके नाम सेम है। ठीक हो गया बेटा? टीचर तो ये जो रेफ्यूजीज खड़े हुए थे वो पाकिस्तान के पंजाब में खड़े हुए थे इंडिया? जी बेटा, मेरी बात सुनो, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में रेफ्यूजीज थे। जो पोर्शन पाकिस्तान को मिला था, जो लैंड पाकिस्तान को मिली थी, उसमें जो हिंदू रहते थे वो इंडिया जा रहे थे, तो वो इंडिया के लिए रेफ्यूजीज थे। और जो इंडिया में मुसलमान थे वो पाकिस्तान आ रहे थे, तो वो मुसलमान जो थे वो पाकिस्तान में रेफ्यूजीज थे।
क्योंकि उनका अपना रेफ्यूजी कौन होता है? रेफ्यूजी वो होते हैं जो अपना घर बार छोड़ के होमलेस होते हैं, उनके पास ना तो घर होता है, वो पनाह ले रहे होते हैं कहीं जाके, कहीं मतलब आपके घर कोई छुप के बैठ जाता है, आता है, कहता है कि मुझे खतरा है, मुझे आप अपने घर रख ले, तो आप उसे अपने घर एक दिन के लिए रखते हो, तो वो घर उसका तो नहीं हो जाएगा ना, वो तो घर जो है वो आपका ही रहेगा, तो उसमें वो शेल्टर लेगा ना, वो आप छुप के रहेगा, तो वो भी वो पनाह गुजीर होगा, वो रेफ्यूजी होगा, आप ओके। उसे अपने पास रखा है। तो इंडिया से जो लोग आ रहे थे वो पाकिस्तान के लिए रेफ्यूजीज थे, और हिंदू जो हिंदू थे वो पाकिस्तान से जा रहे थे, तो वो इंडिया के लिए रेफ्यूजीज थे। ठीक हो गया। उसके बाद जो पॉपुलेशन थी जूनागढ़ जो था, जूनागढ़ एक और प्रिंसली स्टेट थी, और ये एक स्मॉल कोस्टल स्टेट थी, साहिली इलाका था, और 300 माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ कराची में था, और मोस्टली इधर हिंदूज थे। और हाउएवर जो नवाब was a Muslim and wanted to join Pakistan, लेकिन जूनागढ़ का भी जो रूलर था वो मुसलमान था, और वो चाहता था कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे, और इंडियन ट्रूप्स जो थे उन्होंने एरिया को सराउंड किया हुआ था, घेरा हुआ था, और जो रेलवे लाइन थी वो उस वक्त वो बंद हो गई, और जूनागढ़ जो था वो रैन शॉर्ट ऑफ फूड था, उसको खाने की कमी हो गई, वो उसको फूड जो था वो शॉर्टेज हो गया, क्योंकि रेलवे लाइन को उन्होंने बंद कर दिया था इंडियंस ने, और नवाब्स जो थे और उनकी फैमिलीज जो थी वो कराची में छुप गई थी, और इन नवंबर 1947 इंडिया टुक कंट्रोल ऑफ दिस स्टेट, और इंडिया ने जूनागढ़ की जो स्टेट थी उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। ठीक हो गया। तो अब ये दो स्टेट्स उन्होंने बता दिया कि हैदराबाद दक्कन और जूनागढ़, ये दोनों स्टेट्स जो थी ये विद द इंटरवेंशन ऑफ इंडियन आर्मी, इंडिया की जो फौज थी उसकी मदाखलत की वजह से, उनकी फोर्स की वजह से उन्होंने ताकत का इस्तेमाल करके इन स्टेट्स को अपने साथ मिला दिया था। उसके बाद ये कायदे कश्मीर आजम ने कैसे उन्हें ये स्टेट्स लेने दी? क्या कायदे आजम ने ये उन्हें स्टेट्स कैसे लेने दी? उन्होंने कोई बेटा मज़ामत नहीं की इसकी? बेटा वाइफ, अब आप देखो, आप एक बात सोचो कि कश्मीर जो है, कश्मीर 1947 से अब तक जो है वो इंडिया के पास है, जबकि उसकी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वो पाकिस्तान के पास आना था, उसकी ज्यादातर जो आबादी थी वो मुसलमान थी, लेकिन वो ताकत के जरिए बाय फोर्स इंडिया ने अपने पास रखा हुआ है। तो इसी तरह ये किसी की मर्जी से नहीं इसके ऊपर हुक्मरानी कर रहा है इंडिया, बल्कि वो बाय फोर्स इसके ऊपर हुक्मरानी कर रहा है, और कायदे आजम ने की मर्जी से थोड़ी उन्होंने ये लिए थे, उन्होंने तो इसको जबरदस्ती अपने साथ मिलाया हुआ है। वो मतलब कोई भी, इवन जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूनाइटेड नेशन है, वो भी उसकी इंटरवेंशन से भी इंडिया जो है वो बाज नहीं आता, और वो कश्मीर के ऊपर अपनी जो फोर्स है उसके जरिए हुक्मरानी कर रहा है। तो इसी तरह बाय फोर्स उन्होंने आपको बताया है कि इंडियन ट्रूप्स जो थे, इंडिया के फौज जो थी वो इन एरियाज में घुस गई थी, और उसने दे टुक कंट्रोल ऑफ द हैदराबाद दक्कन, और जो इंडिया ने कंट्रोल किया था हैदराबाद दक्कन को भी बाय फोर्स, और जूनागढ़ को भी। ठीक है। तो ये किसी की मर्जी या किसी की विलिंगनेस या अनविलिंगनेस नहीं थी, बल्कि by force they took control of these princely states. ठीक हो गया बच्चों, समझ आ गई? अब इस देयर एनी अदर इशू? कोई और इशू तो नहीं, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? टीचर अब मैंने सिर्फ अपनी कॉपी के बारे में आपसे बात करनी है
मैंने जी ना वेडनेसडे को जिस दिन उन्होंने डेट दी थी ना, उसी दिन जाके टाइम के अकॉर्डिंग ही सबमिट करवा दी थी अपनी कॉपी। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। तो फिर आपको आप, मिली नहीं? आपका क्या नाम है? फातिमा। फातिमा, आपने दोनों चैप्टर्स किए थे? नो टीचर, आपने